कार में फंसी एक लड़की की ज़िंदगी और मौत की जंग देखिए भाई, बहुत अच्छी है मूवी। हिंदी एक्सप्लेनेट मूवी ज़बरदस्त। और वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं, चलो बने रहो। एक अकेली लड़की अपनी एक छोटी सी भूल के कारण एक वीरान रेगिस्तान के बीच अपनी ही गाड़ी के नीचे बुरी तरह फंस जाती है। इस जगह पर उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने का पानी। मगर इसके बाद उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। कहानी की शुरुआत में हम मैलरी को देखते हैं। वह एक सुनसान रेगिस्तानी रास्ते से अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रही है। असल में उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ ही दिन बाद उसकी शादी भी होने वाली है। पर मैलरी और उसके फियांसे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अनबन है। इसी वजह से वह अपनी शादी को लेकर कुछ खास एक्साइटेड या खुश नहीं दिख रही है। फिर भी शादी की तैयारियों के सिलसिले में उसे पास की सिटी जाना था और वहां जल्दी पहुंचने के लिए उसे एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है। रास्ते के बीच में उसकी बहन एला वीडियो कॉल करती है। उसकी बहन ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं सेटल होने का प्लान बना रही है। एला मैलरी को बताती है कि उसने शादी में आने के लिए अभी तक अपनी फ्लाइट की टिकट बुक नहीं की है। वह चाहती है कि मैलरी पहले खुद यह डिसाइड कर ले कि वह वाकई इस शादी से खुश है भी या नहीं। ये सुनकर मैलरी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, वह खुश है। इसके बाद मैलरी गाड़ी ड्राइव करते हुए अकेले रास्तों पर निकल पड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक शॉर्टकट रोड ले लेती है। रोड तो अच्छा था और सिटी जाने के लिए यही एक रास्ता था जिससे वह जल्दी पहुंच सकती थी। फिर वह म्यूजिक चलाती है और थोड़ा बहुत एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन काफी दूर आगे जाने के बाद गाड़ी अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाती है। वह उतरकर इंजन चेक करती है और स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसे लग रहा था कि अब तो वह फंस चुकी है और यहाँ उसके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। वह कुछ टाइम तक गाड़ी के अंदर बैठकर यही सोचती रहती है कि काश कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसकी हेल्प कर सके। फिर जब वह पीने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक निकालकर ओपन करने लगती है, तभी कैन अचानक फट जाता है और उसकी शर्ट पूरी तरह गंदी हो जाती है। इसके बाद वह गाड़ी के पीछे की तरफ जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन ठीक उसी टाइम वहाँ एक अनजान लड़का आ जाता है जिसे देखकर वह एकदम से घबरा जाती है। मगर वह लड़का मैलरी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और अपना नाम क्रिश्चियन बताता है। उसकी बातों को सुनकर मैलरी को थोड़ी रिलीफ मिलती है कि चलो कोई तो इंसान मिल गया जो इस मुसीबत में उसकी मदद करेगा। इसके बाद क्रिश्चियन उसकी गाड़ी ठीक करने में लग जाता है। लेकिन इस बीच मैलरी को अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि क्रिश्चियन आखिर था तो एक स्ट्रेंजर लड़का ही, जिसकी वजह से वह काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हालांकि थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह गाड़ी ठीक कर देता है। मैलरी उसकी इस हेल्प से काफी इम्प्रेस हो जाती है और थैंक यू बोलकर उसे कुछ पैसे देने का ट्राई करती है, लेकिन क्रिश्चियन पैसे लेने से मना कर देता है और उसे सेफ ड्राइव करने की सलाह देता है। इसके बाद मैलरी गाड़ी लेकर निकलने लगती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने इतनी हेल्प की और अब वह पैदल जा रहा है, तो इंसानियत के नाते वह उसे लिफ्ट देने का फैसला करती है और उसे अपने साथ ले लेती है। अब दोनों एक साथ सफर करने लगते हैं और बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मैलरी के लिए क्रिश्चियन एक स्ट्रेंजर था, लेकिन वह बहुत ही नाइसली बात करता है और मैलरी को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वह काफी डिसेंट लड़का है। उसकी बातें सुनकर मैलरी भी अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगती है कि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है और उसी की तैयारी के लिए वह सिटी जा रही है। इस दौरान क्रिश्चियन मैलरी से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे मैलरी इग्नोर कर देती है। लेकिन बातों बातों में क्रिश्चियन का बिहेवियर धीरे धीरे अजीब होने लगता है। वह कहता है कि किस्मत ने हमें मिलाया है और यह सब कुछ शायद ऐसे ही होना था। फिर गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिससे मैलरी को एहसास होता है कि यह आदमी उतना शरीफ नहीं जितना दिखता है। उसकी बातों से वह अनसेफ महसूस करती है और गाड़ी रोककर कहती है कि बहुत हो गया, अब गाड़ी से बाहर निकलो। लेकिन क्रिश्चियन की नीयत तो पहले ही खराब हो चुकी थी। वह इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। वह चाकू निकाल लेता है और मैलरी को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी चलाओ और चिल्लाने की कोशिश मत करना। तो डर के मारे वो गाड़ी चलाने लगती है। इसके बाद मैलरी पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है कि जब गाड़ी ठीक हो गई थी तो तुम वहां से निकल जाती, फिर क्यों मुझे लिफ्ट दिया? अब तुम मुझे बहुत पसंद आने लगी हो, इसलिए चलो मेरे साथ, पास में ही मेरा एक घर है,
वहाँ हम दोनों साथ में रात बिताएंगे। मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वह देखती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और तभी रास्ते में एक टर्निंग भी नजर आती है। इसके बाद वह अचानक स्पीड बढ़ा लेती है और जानबूझकर टर्निंग में जाते ही गाड़ी को खाई में गिरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैलरी अब अपनी गाड़ी के अंदर उल्टी लटकी हुई है। उसका एक पैर गाड़ी की सीट में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है और वह जरा सा भी हिलडुल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिस वजह से वह गाड़ी के बाहर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन मैलरी की कंडीशन उससे कहीं ज्यादा खराब थी। वह अपना पैर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर रोड और गाड़ी के बीच पैर फंस जाने के कारण उसे निकाल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तभी उसे पास में ही क्रिश्चियन का गिरा हुआ चाकू दिखाई देता है। तो क्रिश्चियन के होश में आने से ठीक पहले मैलरी बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाकर वह चाकू उठा लेती है। तभी क्रिश्चियन को होश आ जाता है और वह उठकर मैलरी के पास आता है, पर उससे पहले ही मैलरी वह चाकू छुपा चुकी होती है। क्रिश्चियन नोटिस करता है कि मैलरी का एक पैर बुरी तरह फंसा हुआ है और वह बिना किसी बाहरी हेल्प के वहां से नहीं निकल सकती। फिर वह एक खौफनाक स्माइल के साथ कहता है कि अगर बाहर निकल सकती हो तो खुद ही निकलो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। यह बोलकर वह उसे गाड़ी में उसी तरह उल्टा लटकता हुआ छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मैलरी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर वह उसकी एक नहीं सुनता। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन गाड़ी एक्सीडेंट होकर रोड से काफी नीचे आ गई थी और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक नदी है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया था। अभी तक पैर फंसा हुआ था और जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी हालत और भी बिगड़ने लगती है। वह इधर उधर देखती है तो गाड़ी में उसका एक कपड़ा मिलता है, जिसे वह पहन लेती है और गाड़ी की हीटर भी ऑन कर देती है ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिले। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि जिस जगह पर वह फंसी है वह एक जंगली इलाका है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि जंगली जानवर उसके आसपास मंडरा रहे हैं। इसीलिए वह जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ कर देती है ताकि जानवर पास ना आए। ये तरीका काम भी कर जाता है और वह किसी तरह इस रात को बिताने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह जागती है तो उसके आसपास अभी भी कुछ जानवर थे, तो वह मिरर में देखने की कोशिश करती है कि कोई हमला करने वाला जानवर तो नहीं है। पर किस्मत अच्छी थी कि वहाँ सिर्फ कुछ हिरण नजर आ रहे थे। तभी अचानक वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है, जो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट में बाहर गिरने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वह मैलरी के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे मैलरी की हालत देखकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, बल्कि एक साइको की तरह मैलरी की तकलीफ देखकर खुश होने लगता है। मैलरी कहती है कि प्लीज कम से कम मुझे थोड़ा पानी और खाने के लिए कुछ दे दो, लेकिन क्रिश्चियन चिढ़ाते हुए उसके सामने बैठकर आराम से खाना पीना शुरू कर देता है। फिर कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने को दूंगा। मैलरी बहुत भूखी और प्यासी थी, इसलिए वह मान जाती है। फिर वह बेशर्मों की तरह पूछने लगता है कि तुम पहली बार कब और किसके साथ हुई थी। तो मैलरी ना चाहते हुए भी जवाब देती है कि उस वक्त वह 17 इयर्स की थी तब। फिर वह कहता है कि उस वक्त को इमेजिन करके दिखाओ, तो मैलरी मजबूरी में वह भी करके दिखाती है। फिर वह कई तरह के बकवास सवाल करता है जिनका जवाब मैलरी दे देती है, लेकिन फिर वह हंसने लगता है कि तुमने सच में यकीन कर लिया। अफसोस, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। काश तुम मेरी बात मान लेती तो इतना बदतर मौत नहीं मिलता। फिर वह बताता है कि यहाँ से कुछ दूर मैंने एक कैबिन देखा है जो शायद किसी फैमिली का है, लेकिन फिलहाल वह खाली है और तुम केयरफुल रहना, क्योंकि ज्यादा देर तक शायद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। ये सब कहकर वह चला जाता है, लेकिन मैलरी रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, ऐसे छोड़कर मत जाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब दूसरी रात आती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा और बहुत ही ठंड होती है। उसका पैर भी सुन्न पड़ चुका था, लेकिन इस बार फॉर्चुनेटली उसे गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है, जिससे वह कुछ कागज और सामान जलाने लगती है ताकि थोड़ी रोशनी और गर्मी मिल सके। फिर वह थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए सो जाती है, लेकिन कुछ टाइम गया भी नहीं होगा कि एक चूहा आकर उसे नोचने लगता है। वह घबराते हुए उठकर देखती है कि यहाँ बहुत सारे चूहे आ गए हैं, तो डरकर उन्हें भगाने लगती है और एक को मार भी देती है। अब वह तंग आ चुकी थी, क्योंकि ठंड, भूख और प्यास उसे अंदर से तोड़ रहे थे। फिर थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि शायद चूहों का आना इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि अब कम से कम उसके पास खाने के लिए कुछ तो है। वह इतनी भूखी थी कि मजबूरी में उसे एक चूहे को आग में पका के खाना पड़ता है। उसे अजीब तो लगता है, पर कुछ खाए बिना भी रहा नहीं जा रहा था। इसके बाद वह थोड़ा आराम कर लेती है। फिर
फिर अगली सुबह जब जागती है तो अचानक उसके फोन बजने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फोन उसके पहुंच से थोड़ी दूर था, जिसे वह बहुत मुश्किल से अपने पास लाती है। अब मोबाइल देखकर उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद अब वह बच सकती है, लेकिन तभी फिर से क्रिश्चियन वहां आ जाता है तो वह जल्दी से फोन छुपा लेती है। अब क्रिश्चियन फिर उसी कैबिन की बात करने लगता है कि कैबिन में रहने वाली फैमिली वापस आ चुकी है, लेकिन मैंने उनके ही कैबिन में उन्हें बंद कर दिया है ताकि वह गलती से भी तुम तक ना पहुंच पाए। मगर अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ लेकर आया हूँ। लेकिन तभी मैलरी का फोन बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वह जबरदस्ती करके उससे फोन छीन लेता है। मैलरी चिल्लाने लगती है क्योंकि यह उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वह फोन ले जाकर तोड़ देता है। इसके बाद वह बैग से एक हथौड़ा निकालता है, जो देखकर मैलरी घबरा जाती है कि शायद वह उसे मारने वाला है, लेकिन फिर एक ब्लेड निकालकर उसे देता है तो मैलरी घबराकर पूछती है कि इससे तुम क्या करने वाले हो। क्रिश्चियन कहता है कि यह ब्लेड इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपना पैर काटकर खुद को यहाँ से निकाल सको, और यही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है, नहीं तो तुम यहाँ पर मारी जाओगी। मैलरी रोने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊं, जो भी तुम चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनता और आखिर में उसे ब्लेड देकर फिर से चला जाता है। अब मैलरी ब्लेड को हाथ में लेकर उस टुकड़े को काटने की कोशिश करती है जहां पर उसका पैर फंसा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और गुस्से में उस ब्लेड को फेंक देती है। फिर रात हो जाती है और उसे बहुत ही प्यास लगने लगती है, क्योंकि उसे पानी पिए हुए काफी टाइम गुजर चुका था। मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके अंदर जैसे जान आ जाती है। वह जी भर के पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर कुछ देर बाद जब रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि बारिश और तूफान की वजह से सड़कें डूब रही हैं, इसलिए लोग मेन रोड छोड़कर शॉर्टकट रोड की तरफ जा रहे हैं। इससे वह समझ जाती है कि यहाँ से जरूर कोई ना कोई गुजरेगा, इसलिए वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की होती है। अब जैसे ही वह गाड़ी रोक कर उसके पास आने लगता है तो मैलरी समझ जाती है और एक प्लान सोचती है। वह मरने का नाटक करने लगती है, जैसे कि वह पैर को काटते दौरान मर गई हो। इसके बाद क्रिश्चियन एक टॉर्च लेकर वहां आता है और चेक करने लगता है कि वह मर गई है या नहीं। तभी मौका मिलते ही मैलरी उस पर चाकू से अटैक कर देती है और इस बीच उसकी गाड़ी की चाबी लेकर रिमोट की हेल्प से दरवाजा लॉक करके गाड़ी की सायरन बजा देती है और चाबी को दूर फेंकने का नाटक करती है ताकि वह भी यहाँ पर फंस जाए और रोड से गुजरते हुए लोग किसी की बंद पड़ी गाड़ी देखकर हेल्प के लिए वहां रुक जाएं। लेकिन वही क्रिश्चियन रोड में जाकर गाड़ी की सायरन बंद कर देता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे बारिश की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वह ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी वहां गाड़ी लेकर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर क्रिश्चियन कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे पास कैबिन तक छोड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस की गाड़ी देखकर मैलरी चिल्लाने लगती है कि मेरी हेल्प करो और गाड़ी पर पत्थर से मारकर आवाज करने लगती है ताकि पुलिस ऑफिसर आवाज सुन ले। वही पुलिस ऑफिसर थोड़ी बहुत आवाज सुन भी लेता है और खाई की तरफ देखने लगता है, लेकिन तेज बारिश की आवाज से वह कंफ्यूज भी हो रहा था। साथ ही क्रिश्चियन उसे बोलने लगता है कि तूफान और खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। इसके बाद क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर को लेकर चला जाता है और मैलरी लगातार चीखती रहती है, लेकिन अब कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार बारिश की वजह से पानी की लहरें गाड़ी को पास की नदी की ओर धकेलने लगती हैं और कुछ ही टाइम में गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से मैलरी अब मुश्किल में पड़ जाती है। वह समझ जाती है कि अगर वह जल्दी कुछ नहीं करेगी तो जिंदा नहीं बच पाएगी। इसके बाद वह बहुत हिम्मत करके ब्लेड से अपने पैर को काटने की कोशिश करती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और हल्का सा कट लगा भी लेती है कि तभी गाड़ी पानी में बहते हुए आखिरकार नदी में जा गिरती है और तभी उसका पैर भी निकल जाता है। इसके बाद वह गाड़ी से निकलकर बहुत मुश्किल से तैरते हुए किनारे तक आ जाती है। वह बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और जल्द से जल्द उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, लेकिन किसी तरह खुद को संभालने के बाद वह पास से एक लकड़ी लेकर उसके सहारे आगे बढ़ने लगती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कैबिन है जिसके बारे में क्रिश्चियन ने बताया था। वह उसी की तलाश में आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाते ही उसे वह कैबिन नजर आने लगता है, लेकिन कैबिन के पास जाते ही उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। वह समझ जाती है कि उस फैमिली को शायद क्रिश्चियन ने बंदी बनाकर रखा है। इसके बाद वह बहुत होशियारी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक उसके हाथ की लकड़ी एक बेयर ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वह बच जाती है।
और फिर आगे बढ़ने लगती है। होशियार रहना बहुत जरूरी था क्योंकि वह जानती थी कि क्रिश्चियन यहाँ पर जरूर होगा। फिर वह चुपके से एक कमरे में झांक कर देखती है कि एक लड़की को उसने बांध के रखा है और वही हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसे अभी बचाने से खतरा हो सकता था। इसलिए आगे बढ़कर जब वह दूसरे रूम में देखती है तो वहाँ क्रिश्चियन उस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह मार रहा था। वह सब कुछ देखती है पर अब भी कोई एक्शन नहीं लेती। फिर धीरे धीरे अंदर जाती है और देखती है कि क्रिश्चियन ने सिर्फ उस लड़की को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है। जिसके बाद वह पुलिस ऑफिसर की गन उठा लेती है और चुपचाप अंदर जाकर उस लड़की को खोलने की कोशिश करती है। वहीं क्रिश्चियन दूसरे रूम में पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रहा था, लेकिन मैलरी जल्दी जल्दी उस लड़की के हाथ खोलने की कोशिश करती है। तभी क्रिश्चियन की आवाज सुनकर वह दरवाजे के पीछे छुप जाती है। इसके बाद रूम के अंदर आते ही मैलरी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर वह लड़की भी क्रिश्चियन से भिड़ जाती है, लेकिन मैलरी उसको जल्दी भाग जाने के लिए कहती है और खुद उसके साथ लड़कर उससे बच निकलती है। लेकिन क्रिश्चियन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह सारे कमरों में मैलरी को ढूंढने लगता है। मैलरी एक टेबल के नीचे छिपी हुई थी, पर वह उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। तभी मैलरी किसी तरह उसे मारकर दोबारा उससे बच निकलती है, लेकिन क्रिश्चियन फिर से उठता है और इस बार वह बाहर जाकर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक मैलरी पीछे से आकर हमला करके उसे बैल्कनी से नीचे गिरा देती है और नीचे गिरते ही उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। अब क्रिश्चियन वैसे ही मुसीबत में फंस चुका था जैसे मैलरी फंसी हुई थी। इसके बाद मैलरी उस लड़की के साथ नीचे आती है और क्रिश्चियन को उसका चाकू देकर कहती है, क्या तुम्हें हेल्प की कोई जरूरत है? तुमने जैसे मुझे ब्लेड दिया था वैसे ही मैं तुम्हारा चाकू लौटा रही हूँ। यह लेकर अपना पैर काट लो और यही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। क्रिश्चियन दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन उसने जो भी किया इन सब का अंजाम ऐसे ही होना था। फिर मैलरी किस्मत की बात करती है कि शायद तुम सही कह रहे थे, रास्ते में हमारा मिलना और आखिर में इसी तरह तुम्हारा बेमौत मरना शायद किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। इसके बाद वह क्रिश्चियन को वहीं पर तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ देती है और उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।